तो आज के आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि ये दुनिया आखिर किस चीज से बनी है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो केवल कोई कोई साधारण पाठ्यपुस्तक नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास की उन उपलब्धियों का जिक्र है जो सच में दिमाग चकरा देती हैं, और साथ ही आधुनिक विज्ञान की उस सटीक मापन की कहानी भी है जिस पर आज की पूरी वैज्ञानिक दुनिया टिकी हुई है। हाँ, और आज का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जो हमारा मिशन है, वो बहुत ही स्पष्ट है। एकदम स्पष्ट। हमें प्रत्येक टॉपिक को सरल भाषा में और विस्तार से समझाना है। कोई भी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द आज रास्ते में नहीं आएगा। हर जटिल विचार को हम रोजमर्रा के उदाहरणों से तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए, रसायन विज्ञान केवल उन प्रयोगशालाओं में रखे रसायनों या टेस्ट ट्यूब तक सीमित नहीं है। ये मौसम में है, हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली में है, और यहाँ तक कि हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। तो ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और अगर इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो ज्ञान तभी वास्तव में अपना अर्थ स्पष्ट करता है जब हम उसके क्यों को समझते हैं। मतलब विज्ञान सिर्फ समीकरणों या फार्मूलों को रटने का नाम नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। सही कहा। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कोई रिएक्शन कैसे होता है, बल्कि हम उस सफर को समझेंगे कि मनुष्य ने इन अवधारणाओं तक पहुंचने के लिए सदियों तक कैसे विचार किया। तो फिर इसी सफर की शुरुआत करते हैं। जब भी हम विज्ञान के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में 18वीं या 19वीं सदी के यूरोपीय वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, वो प्राचीन भारत वाली बात। एकदम। आधुनिक विज्ञान के जन्म से बहुत पहले प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान की जड़ें बहुत गहरी थीं। उस समय इसे रसायन शास्त्र, रसतंत्र या रस विद्या कहा जाता था। हाँ, अब एक बात जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है सिंध के मोहनजोदड़ो और पंजाब के हड़प्पा की खुदाई। वो वाकई बहुत ही अद्भुत हिस्सा है स्रोत का। है ना। मतलब वहां की इमारतों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वे लोग निर्माण में जिप्सम सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। इस सीमेंट में चूना, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता था। और देखिए, इस खोज का इसका महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि वे ईंटें जोड़ना जानते थे। इसका जो वैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि जिप्सम सीमेंट तैयार करने के लिए एक विशेष तापमान पर रसायनों को गर्म करने और उन्हें एकदम सही अनुपात में मिलाने की जरूरत होती है। मतलब वे लोग अंदाजे से काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास रासायनिक प्रक्रियाओं की बहुत ही गहरी और व्यावहारिक समझ थी। वे तांबे और टिन को मिलाकर कांस यानी ब्रॉन्ज जैसी मिश्र धातुएं बना रहे थे। ये इतिहास के सबसे पुराने और सबसे सटीक रासायनिक प्रक्रमों में से एक है। और ये बात सिर्फ ईंटों या निर्माण सामग्री तक ही सीमित नहीं है। श्रुत में चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों का भी गहराई से उल्लेख है। इसमें कुछ ऐसा है जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। प्राचीन काल में बीमारियों के उपचार के लिए धातुओं की भस्मों का उपयोग किया जाता था। हाँ, आयुर्वेद में भस्म का बहुत महत्व है। और आज के आधुनिक शोधों ने ये साबित कर दिया है कि इन भस्मों में वास्तव में धातुओं के नैनो कण होते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल्स। मुझे ये बात हैरान करती है कि बिना किसी लेजर या आधुनिक ग्राइंडर के उस युग में लोग धातुओं को नैनो स्तर तक कैसे तोड़ रहे थे। यही तो प्राचीन रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी जीत है। भस्म बनाने की जो प्रक्रिया थी, जिसमें धातुओं को जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बार बार बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता था और फिर ठंडा किया जाता था, ये असल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ने और कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने की एक बहुत ही व्यवस्थित तकनीक थी। मतलब वो उस समय की नैनो टेक्नोलॉजी थी। एकदम सही। आज हम उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरह अगर हम महान रसायनज्ञ नागार्जुन की बात करें तो उनकी पुस्तक रस रत्नाकर में सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं को उनके अयस्कों से यानी कि उनके ओर्स से शुद्ध रूप में निकालने की विधियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। ये सब साबित करता है कि अवलोकन और प्रयोग की जो परंपरा है वो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत योगदान मुझे महर्षि कणाद का लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जॉन डाल्टन ने तो अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में दुनिया के सामने रखा था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि महर्षि कणाद ने डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले ही ये विचार दे दिया था। हाँ, उनकी पुस्तक वैशेषिक सूत्र।
बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम किसी पदार्थ को लगातार लगातार तोड़ते जाएं, तो अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। और उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया, 2500 साल पहले। ये सच में कमाल है। हालांकि महर्षि कणाद का ये विचार मुख्य रूप से दार्शनिक था, फिलोसॉफिकल था, क्योंकि उनके पास इसे लैब में साबित करने के लिए उपकरण नहीं थे। लेकिन उनका तर्क बिल्कुल सटीक था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये परमाणु अलग अलग तरह के होते हैं और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो दुनिया के अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो महर्षि कणाद ने कणों की बात तो कर दी, लेकिन जब ये कण अलग अलग तरीकों से एक साथ जुड़ते हैं तो वे उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और यहीं से द्रव्य यानी मैटर की अवधारणा सामने आती है। मैटर। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि हर वो चीज जिसका अपना द्रव्यमान है यानी मास, और जो जगह घेरती है वो द्रव्य है। अब हम सभी ने बचपन में स्कूल में पढ़ा है कि द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिल्कुल। और इससे अगर हम बहुत ही सरल रूपकों के माध्यम से समझें तो ठोस यानी सॉलिड में जो कण होते हैं वे एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। जैसे किसी बहुत ही भीड़-भाड़ वाली बस में लोग खड़े होते हैं, हिलने की जगह नहीं होती। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसीलिए ठोस का आकार निश्चित होता है। फिर आते हैं द्रव यानी लिक्विड। इनमें कण थोड़ा आजादी से घूम सकते हैं। बस में थोड़ी जगह बन गई है, लोग थोड़ा इधर-उधर खिसक सकते हैं। और इसीलिए पानी या कोई भी द्रव उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाए। सही कहा। और अंत में गैसें। गैसों में कण पूरी तरह से आजाद होते हैं। वे कहीं भी कितनी भी तेजी से घूम सकते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान में सिर्फ इन अवस्थाओं को समझने से काम नहीं चलता। तो और क्या समझना जरूरी है? यह समझना कि द्रव्य की प्रकृति क्या है। हम इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, मिश्रण जैसे कि हवा। हाँ, हवा एक मिश्रण है, या फिर पानी में घुली हुई चीनी। इनमें जो घटक होते हैं वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। आप पानी में 1 चम्मच चीनी डालें या 4 चम्मच, वो चीनी का घोल ही कहलाएगा। और आप इन्हें भौतिक तरीकों से, फिजिकल मेथड से आसानी से अलग भी कर सकते हैं। पानी उबालिए, पानी भाप बन जाएगा और चीनी बच जाएगी। समझ गया। लेकिन शुद्ध पदार्थ अलग होते हैं। स्रोत में ग्लूकोज का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन हम इन्हें किसी छलनी से छानकर या पानी की तरह उबालकर अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध पदार्थों का रासायनिक संघटन एकदम तय होता है। ग्लूकोज में इन तत्वों का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित रहेगा। अगर अनुपात बदला तो वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। और इसी निश्चितता को समझने के लिए, इसी सटीक अनुपात को जानने के लिए हमें रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ना पड़ता है, और वो है मापन यानी मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट। अगर विज्ञान में मापन ना हो तो वो विज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक अनुमान है, एक तुक्का है। स्रोत में मापन पर काफी लंबी चर्चा की गई है, विशेषकर SI मात्रकों पर, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सवाल यह है कि हमें इन मानक इकाइयों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, विज्ञान एक सार्वभौमिक भाषा है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर एक वैज्ञानिक भारत में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और दूसरा जर्मनी में, तो वे अपने परिणामों की तुलना कैसे करेंगे? उन्हें एक ही पैमाने का उपयोग करना होगा। बिल्कुल। इसीलिए SI प्रणाली बनाई गई। इसमें 7 मूल इकाइयां हैं, जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर, वजन या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। यहाँ स्रोत में किलोग्राम की परिभाषा में आए एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव का जिक्र है। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई। पहले एक प्लैटिनम इरिडियम धातु की एक छड़ होती थी जो पेरिस में कहीं सुरक्षित रखी थी, और पूरी दुनिया भर के वजन उसी एक छड़ के आधार पर तय होते थे। हाँ, लेग्रॉन के कहते थे उसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्रोत बताता है कि इसे प्लैंक स्थिरांक के आधार पर परिभाषित किया जाता है। रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम इस प्लैंक स्थिरांक को थोड़ा सरल कर सकते हैं? मतलब वो धातु की छड़ क्यों हटा दी गई और ये नया सिस्टम क्या है? उस धातु की छड़ के साथ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आ रही थी। समय के साथ उस पर धूल के कुछ सूक्ष्म कण जमने से या बहुत ही हल्की सी खरोंच लगने से उसका द्रव्यमान बहुत ही मामूली सा
एकदम माइक्रो लेवल पर बदल रहा था। अच्छा, लेकिन एक आम आदमी को तो उस माइक्रोग्राम के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? आम आदमी को नहीं पड़ेगा। हम सब्जी खरीदते समय माइक्रोग्राम नहीं देखते, लेकिन सटीक विज्ञान के लिए, खासकर दवाइयों या स्पेस रिसर्च के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि हम किसी भी भौतिक वस्तु के निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक चीजें समय के साथ बदलती हैं। तो उन्होंने प्लैंक स्थिरांक का उपयोग किया। हाँ, प्लैंक स्थिरांक ब्रह्मांड का एक ऐसा मूलभूत नियम है, एक ऐसी अपरिवर्तनीय संख्या है जो प्रकाश और ऊर्जा के संबंधों को दर्शाती है। इसका मान कभी नहीं बदलता। मतलब चाहे आप धरती पर हों या ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, वो सेम रहेगा। एकदम सेम। इसीलिए 1 किलोग्राम को अब प्रकृति के एक अटूट नियम से बांध दिया गया है, ना कि किसी धातु के टुकड़े से जो पेरिस के किसी तहखाने में रखा है। ये तो सच में मतलब हैरान करने वाला है कि हम मापन को लेकर, सटीकता को लेकर इतने जुनूनी हैं। और रसायन विज्ञान में तो वैसे भी संख्याओं का खेल बहुत अजीब है। यहाँ वैज्ञानिकों को उन संख्याओं से निपटना पड़ता है जो हमारी सामान्य कल्पना से भी बहुत बहुत बाहर हैं। हाँ, यहाँ चीजें या तो बहुत विशाल है या बहुत ही सूक्ष्म। जैसे 10 की घात 23 यानी 1 के आगे 23 शून्य, इतनी बड़ी संख्या, या फिर 10 की घात -31 जितनी छोटी संख्या। जब आप एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो इतना कम होता है कि उसे सामान्य दशमलव में यानी डेसिमल्स में लिखना लगभग असंभव है। आप 0.0000 लिखते लिखते थक जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है वैज्ञानिक संकेतन, यानी साइंटिफिक नोटेशन। ये बड़ी और छोटी संख्याओं को प्रबंधित करने का एक बहुत ही स्मार्ट गणितीय तरीका है। इसमें हम संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हैं, लेकिन संख्याओं को कैसे लिखा जाए, इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वे संख्याएं आखिर कितनी सटीक हैं, और इसके लिए हम सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स का उपयोग करते हैं। सार्थक अंक, तो क्या इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जब मैं किसी डिजिटल तराजू पर कोई केमिकल तौलता हूं और वो 2.50 ग्राम दिखाता है, तो वो आखिरी वाला शून्य भी कुछ जानकारी दे रहा है? बिल्कुल, वो अंतिम शून्य फालतू नहीं है। वो ये बता रहा है कि आपका तराजू उस दूसरे दशमलव स्थान तक मापने में सक्षम है। मतलब वो तराजू की क्षमता बता रहा है। हाँ, हर वैज्ञानिक उपकरण की एक सीमा होती है और हर मापन में थोड़ी बहुत अनिश्चितता, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी जरूर होती है। सार्थक अंक हमें ये बताते हैं कि हम अपने मापन को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। और इसी के साथ दो और बहुत ही जरूरी अवधारणाएं जुड़ी हैं, परिशुद्धता और यथार्थता, प्रिसिजन और एक्यूरेसी। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। क्या परिशुद्धता और यथार्थता दोनों का मतलब एक ही नहीं है? मतलब बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। आम भाषा में ये एक लग सकते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इनमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। परिशुद्धता यानी प्रिसिजन का अर्थ है कि यदि आप एक ही प्रयोग को बार बार करते हैं तो आपके परिणाम एक दूसरे के कितने करीब आते हैं। और यथार्थता? यथार्थता यानी एक्यूरेसी का अर्थ है कि आपका परिणाम वास्तविक या जो ट्रू वैल्यू है उसके कितना करीब है। मैंने लगातार 3 डार्ट्स फेंके और तीनों एकदम किनारे पर एक ही जगह जाकर लगे, लेकिन जो बीच का लक्ष्य था, जो बुलजाय था, उससे बहुत दूर लगे। बहुत बड़े उदाहरण बन रहा। तो क्या मैं ये कहूंगा कि मेरा निशाना परिशुद्ध था, यानी प्रिसाइज था, क्योंकि सारे डार्ट्स एक साथ एक ही जगह लड़े, लेकिन यथार्थ यानी एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि वे असली लक्ष्य पर नहीं लगे। एकदम सही, आपने इसे बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ा। आपके डार्ट्स एक साथ थे इसलिए प्रिसिजन था, लेकिन लक्ष्य पर नहीं थे इसलिए एक्यूरेसी नहीं थी। और अगर आपके डार्ट्स बोर्ड के एकदम बीचों बीच लगते तो यथार्थता होती। एक अच्छे रासायनिक प्रयोग के लिए इन दोनों का, प्रिसिजन और एक्यूरेसी का होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, मापन और सटीकता से आगे बढ़ते हुए अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो सच कहूं तो मुझे सबसे रहस्यमयी लगा। अब यहाँ जो बात सामने आती है वो सच में बहुत ही रोचक है। अणुओं और परमाणुओं की दुनिया, माइक्रो वर्ल्ड। हाँ, ये दुनिया इतनी छोटी है कि हम उन्हें गिनने के लिए 1, 2, 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे 1 चम्मच पानी में मौजूद अणुओं को गिनना हो तो मुझे एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत होगी। और स्रोत बताता है कि रसायन विज्ञानियों ने इसके लिए एक नई इकाई विकसित की,
मोल। मोल, ये अवधारणा वास्तव में पूरे रसायन विज्ञान का दिल है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि 1 दर्जन का मतलब 12 चीजें हैं। हाँ, 1 दर्जन केले हों या 1 दर्जन कारें, संख्या 12 ही रहेगी। बिल्कुल। इसी तरह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉन को गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। 1 मोल का मतलब हमेशा एक निश्चित संख्या होता है। और वो संख्या कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है। स्रोत के अनुसार वो संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23। जी, इसे आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अगर इस संख्या की विशालता की कल्पना की जाए ना, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड के सारे बालू के कणों को भी गिन लें, जो कि असंभव है, तो शायद ये संख्या उससे भी बड़ी निकलेगी। मेरा सवाल ये है कि इतनी अजीब सी दिखने वाली संख्या को ही क्यों चुना गया? मतलब कोई गोलमोल नंबर क्यों नहीं लिया? ये सिर्फ एक विशाल संख्या नहीं है, ये सूक्ष्म दुनिया और हमारी देखी जाने वाली बड़ी दुनिया के बीच का एक पुल है। एक ब्रिज है। हाँ, देखिए, हम एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू में मापते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। वैज्ञानिक एक ऐसा तरीका चाहते थे जिससे वो इस सूक्ष्म द्रव्यमान को सीधे हमारे ग्राम वाले वजन में बदल सके। अच्छा, ताकि उसे तौलना आसान हो जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ठीक 12 एएमयू होता है। फिर उन्होंने एक उल्टा सवाल किया क्या सवाल किया? कि कार्बन 12 के कितने परमाणुओं को एक साथ मिलाया जाए कि उनका कुल वजन ठीक 12 ग्राम हो जाए। ओहो, और जब उन्होंने इसकी गणना की, तब वो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 निकली। रुकिए, ये थोड़ा तकनीकी हो गया। आपने यहाँ कार्बन 12 कहा। स्रोत में इसे समस्थानिक या आइसोटोप कहा गया है। क्या हम समस्थानिक का मतलब थोड़ा सरल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समस्थानिक को आप एक ही कार के अलग-अलग मॉडल्स की तरह समझ सकते हैं। कार के मॉडल? हाँ, जैसे कार का बेस मॉडल है और एक टॉप मॉडल है। कार वही है, लेकिन वजन या फीचर्स थोड़े अलग हैं। प्रकृति में कार्बन के परमाणु अलग-अलग वजन में पाए जाते हैं, कुछ थोड़े हल्के, कुछ थोड़े भारी। लेकिन वे रहते कार्बन ही हैं। हाँ, कार्बन 12 सबसे आम है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी कार्बन 12 को एक मानक या स्टैंडर्ड के रूप में चुना। तो अगर किसी भी तत्व के आवोगाड्रो संख्या जितने कण आपके पास हैं, तो उसका वजन ग्राम में उतना ही होगा जितना उसके एक अकेले कण का वजन एएमयू में होता है। ये तो एक जादुई गणितीय संयोग की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये वाकई एक पुल की तरह है। अब इसी मोल के सहारे हम आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे पानी, H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। इन सबके वजन को जोड़कर हमें पानी के एक अणु का द्रव्यमान मिल जाता है। ये तो आसान है। हाँ, ये सीधा गणित है। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही मजेदार अपवाद भी दिया गया है। उसमें कहा गया है कि हर जगह हम आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ पदार्थों के लिए, जैसे कि हमारे घर का वो साधारण सा नमक, सोडियम क्लोराइड, हमें सूत्र द्रव्यमान या फॉर्मूला मास का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? मतलब नमक में क्या अलग है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम पानी की बात करते हैं तो H2O का एक अणु स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है। वो अपने आप में पूरा है। लेकिन नमक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो नमक कैसे काम करता है? ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड के अलग-अलग अणु नहीं होते जो अकेले घूम रहे हों। इसके बजाय यह एक 3D ग्रिड या एक विशाल क्रिस्टल संरचना में जुड़ा होता है। एक जाल की तरह? हाँ, एक बहुत बड़े जाल की तरह। इस ग्रिड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो इसका मतलब है कि नमक के एक छोटे से दाने में भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सोडियम किस क्लोराइड का जोड़ीदार है। बिल्कुल नहीं बता सकते। वे सब एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है, कोई जोड़ा नहीं है वहां। एकदम सही। इसलिए यहाँ अणु या मॉलिक्यूल कहना तकनीकी रूप से गलत होगा, क्योंकि कोई स्वतंत्र अणु है ही नहीं। इसके बजाय हम इस पूरे नेटवर्क के सबसे सरल अनुपात को लेते हैं, जो कि एक सोडियम पर एक क्लोराइड है, यानी NaCl। हाँ, और इसी सरल अनुपात के द्रव्यमान को हम सूत्र द्रव्यमान या फॉर्मूला मास कहते हैं। समझ गया, ठीक है। अब तक हमने इतिहास देख लिया, मापन को समझ लिया, अनिश्चितता से निपट लिया और मोल के जरिए परमाणुओं को गिनना भी सीख लिया।
अब स्रोत हमें उस विषय की ओर ले जाता है जो रसायन विज्ञान का वास्तविक गणित है, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री नाम सुनने में बहुत भारी और डरावना लगता है। नाम भले ही भारी हो, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सीधा है। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, स्टोइकियोन जिसका अर्थ है तत्व और मेट्रॉन जिसका अर्थ है मापना। तो स्टोइकियोमेट्री का सीधा सा मतलब है रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों या यौगिकों को मापना। तो ये मूल रूप से ये हिसाब लगाना है कि जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो कितने अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स मिलकर कितना उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाएंगे। बिल्कुल। स्रोत में मीथेन गैस के दहन का एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। इसका जो संतुलित समीकरण या बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। अब इस संतुलित समीकरण की खूबसूरती देखिए। ये एक रेसिपी या किचन की किसी व्यंजन विधि की तरह है। रेसिपी कैसे? ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि मीथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और पानी के 2 अणु बनाएगा। ब्रह्मांड अपने खातों को हमेशा हमेशा संतुलित रखता है। मतलब कोई भी परमाणु गायब नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। अभिक्रिया से पहले जितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु थे, अभिक्रिया के बाद भी वे उतने ही रहेंगे, बस उनका रूप बदल गया है। स्टोइकियोमेट्री हमें इसी आधार पर सटीक गणित लगाने की आजादी देती है। अगर हमें एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें शुरुआत में कितनी मीथेन जलानी होगी। लेकिन देखिए, असल दुनिया की प्रयोगशालाओं में चीजें हमेशा इतनी आदर्श तो नहीं होती है ना। हमेशा हमारे पास नाप तोल कर रसायन नहीं होते। हाँ, प्रैक्टिकल दुनिया थोड़ी अलग है। और इसीलिए स्रोत इसी गणित से जुड़ी एक और दिलचस्प अवधारणा पेश करता है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही व्यावहारिक, एकदम प्रैक्टिकल अवधारणा है। कभी-कभी जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास दोनों अभिकारक समीकरण के अनुसार एकदम सही अनुपात में नहीं होते। कोई एक रसायन कम होता है और कोई दूसरा ज्यादा। हाँ, और जो अभिकारक कम मात्रा में होता है वो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो खत्म होता है पूरी अभिक्रिया वहीं रुक जाती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक रसायन का पूरा ड्रम भरा हुआ है लेकिन दूसरे रसायन की सिर्फ एक बूंद है तो मुझे ड्रम भर के उत्पाद नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो एक बूंद ही तय करेगी कि कितना रिएक्शन होगा। अगर मैं इसे आम जीवन के एक उदाहरण से जोड़ूं, मान लीजिए कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है। एक पूरी कार बनाने के लिए एक इंजन और 4 पहियों की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री के पास 100 इंजन आ गए, लेकिन उनके पास सिर्फ 40 पहिए हैं। तो वे कुल कितनी कारें बना पाएंगे? सिर्फ 10 कारें, क्योंकि 10 कारों में वे 40 पहिए लग जाएंगे। इसके बाद भले ही उनके पास 90 शानदार इंजन और बचे हों, लेकिन पहियों के बिना एक भी अतिरिक्त कार नहीं बन सकती। ये एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है। इस स्थिति में जो पहिए हैं वो आपका सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि वे पहले खत्म हो गए। हाँ, क्योंकि वे सबसे पहले खत्म हो गए और उन्होंने ही ये तय कर दिया कि कार यानी उत्पाद कितनी बनेगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो रसायन पहले खत्म हो जाता है वो पूरी प्रक्रिया पर एक सीमा, एक लिमिट लगा देता है और वही निर्धारित करता है कि कितना उत्पाद तैयार होगा, भले ही दूसरा रसायन कितनी भी भारी मात्रा में क्यों ना मौजूद हो। ये सब इतनी बारीकी से समझने के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि रसायन विज्ञान केवल नीले और लाल रसायनों को मिलाने या किसी ब्लैकबोर्ड पर जटिल समीकरणों को रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति के नियमों, इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि विज्ञान एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है। आप सोचिए, प्राचीन भारत में महर्षि कणाद ने सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से, बिना किसी उपकरण के, परमाणु की कल्पना की थी। उनके पास लेजर या स्पेक्ट्रोमीटर तो नहीं थे। लेकिन आज हम प्लांक स्थिरांक जैसी अपरिवर्तनीय प्राकृतिक संख्याओं के आधार पर अपने मात्रकों को परिभाषित कर रहे हैं। हम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को बहुत सटीकता से माप सकते हैं और अवोगाड्रो संख्या के जरिए उन चीजों को गिन सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते,
ये हमारी वैज्ञानिक यात्रा की एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सच कहूं तो ये यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमने रसायन विज्ञान की पूरी नींव को समझा। हमने देखा कि स्टोइक्योमेट्री हमें ये सिखाती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ संतुलित रहता है। परमाणु बस अपनी जगह और अपना रूप बदलते हैं, वे सिर्फ पुनर्व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल। अब अगर स्रोत सामग्री की इस बात को हमें कदम आगे ले जाएं, एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर इस ब्रह्मांड में पदार्थ नष्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में मौजूद कार्बन या ऑक्सीजन के परमाणु बिल्कुल नए नहीं हैं। हाँ, वे अरबों साल पुराने हैं। तो क्या ये संभव है कि जो परमाणु आज हमारे शरीर का हिस्सा हैं, वे लाखों साल पहले किसी डायनासोर के शरीर का हिस्सा रहे हों? बिल्कुल संभव है। या शायद वे परमाणु किसी प्राचीन तारे के केंद्र में बने हों और तारे के फटने पर सुपरनोवा में इस पृथ्वी तक पहुंचे हों। इस विचार के अनुसार देखा जाए तो हम सभी सचमुच में स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल से बने हैं। प्राचीन भारत में जिस तरह से बिना आधुनिक मशीनों के भस्म और नैनो कणों का सटीक निर्माण किया गया, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे पास इतने उन्नत एसआई मात्रक और आवोगाद्रो जैसी विशाल संख्याएं हैं, तो भविष्य का विज्ञान कैसा होगा? क्या हम ब्रह्मांड के उन कणों का भी सटीक मापन कर पाएंगे जिनके बारे में आज विज्ञान सिर्फ कल्पना कर रहा है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत आगे तक सोचने के लिए प्रेरित करता है। और इसी अचरज भरे और खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमेशा खुद से सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करते रहिए।